हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज केमिस्ट्री का सेशन में आगे बढ़ते हुए आज दूसरा सेशन की ओर चलते हैं और इसमें आप हम लोग न्यू चैप्टर की ओर प्रवेश करेंगे। चलिए देखते हैं। ये मास्टर अकेडमी का लोगो है, आपको सब्सक्राइब कर देना है। क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो कौन करेगा, आप ही को तो करना है ना। आपको करना ही करना है। क्यों? क्योंकि आपके लिए हम इतना रात को जग जग करके मेहनत कर रहे हैं। आप लोग ही हमारा साथ देना होगा। हम आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, आप मेरे लिए थोड़ा सा काम कीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके बाद शुरू करते हैं, ठीक है? शेयर किए, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कल चले थे, कहाँ तक चले थे? यहाँ तक आ गए थे। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु यहीं तक आए थे। यहाँ देखिए परमाणु द्रव्यमान या मोल संकल्प, ये अगला चैप्टर है। चलिए देखिए इसमें बात क्या होता है। देखिए परमाणु द्रव्यमान निकालना हो ना, परमाणु द्रव्यमान या भार निकालना हो तो हम लोग कुछ नहीं सोचेंगे, सिंपल समझेंगे। ये तो किताबी वाला लिखा हुआ है कि कार्बन के एक परमाणु के द्रव्यमान के बारे में भाग के परमाणु द्रव्यमान इकाई में एमयू होता है। हम लोग जानेंगे सिंपल। 1 से 20 तक अगर आपको निकालना है, 1 से लेकर के 20 तक परमाणु द्रव्यमान निकालना है, तब क्या करेंगे? 1 से 20 तक निकालने के लिए सम वाला जो रहेगा उसको दुगना कर देंगे, दुगना, और विषम वाला जो रहेगा उसे दुगना प्लस 1 कर देंगे, दुगना प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, ये अपना थ्योरी याद रखिए कि सम वाला, इसमें एक्सेप्शन में कुछ कुछ आता है। जैसे हम लोग थोड़ा सा बना करके, जगह है देख लेते हैं। परमाणु द्रव्यमान निकाल करके देखिए, यहाँ पे जगह है। देखिए एक में है हाइड्रोजन, 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 हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरेन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, 12 हो गया। एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, जहाँ तहाँ से लिख रहे हैं, कैल्शियम, पोटेशियम, आर्गन, 18 का हो गया। अब देखिए जब भी निकालना है, एक है तो इसका परमाणु द्रव्यमान जो निकालेंगे वो 1 हो जाएगा। 2 है, 2 सम संख्या है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। 3 है तो 3 है तो 3 दूनी 6, 1 7 हो जाएगा, चूंकि विषम संख्या है। इसके बाद देखेंगे इसका होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम का 4 तो 4 दूनी 8 होना चाहिए। और इसका बेरिलियम, बोरेन का होना चाहिए 5 दूनी 10। इसके बाद आइए कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, इधर क्या है ऑक्सीजन 8 दूनी 16। देखिए यहाँ है फ्लोरीन का 9 तो 9 दूनी 18, 1 19। यहाँ है 10, 10 दूनी 20। यहाँ है 11, 11 दूनी 22, विषम संख्या है तो 1 23। यहाँ हो जाएगा 12 है तो 12 दूनी 24। यहाँ 13 है, 13 दूनी 26, 1 27 हो जाएगा। सिलिकॉन का 14 है, 14 दूनी 28 हो जाता है। फास्फोरस का 15 है तो 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। यहाँ ये कैल्शियम है 20 तो 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ है पोटेशियम के 19 तो 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाएगा। आर्गन का 18 होता है तो 18 दूनी 36 होना चाहिए। लेकिन देखिए अब एक्सेप्शन में कौन है? एक्सेप्शन में याद रखेंगे हम लोग, याद रखेंगे। देखिए कौन कौन, एक 4 नंबर पे याद रखेंगे 8 होना चाहिए, 8 नहीं 9 होता है। एक 7 नंबर पे याद रखेंगे 14 नहीं 15 होता है। एक याद रखेंगे 18 नंबर पे 36 नहीं 40 हो जाता है। ये याद रखने वाली बात है। एक क्लोरीन का 17 होता है, क्लोरीन का 17 का 35.5 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका पूरा का पूरा 1 से 20 तक है और आगे जाइएगा तो सारा लिखा हुआ है। अधिकतर एग्जाम में ये दिया हुआ रहता है, इस पे हम लोग को फोकस नहीं करना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया परमाणु द्रव्यमान, निकाल लीजिएगा सबका 1 से 20 तक का आ गया, ये परमाणु द्रव्यमान हो गया। ये इसका फॉर्मूला है जो खाली देखने लायक है, बस बनाने के लिए आपको पहले बता दिए वही है। ऐसे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान बटा 1/12 गुने कार्बन परमाणु का जो भार है 1/12 परमाणु के द्रव्यमान के बराबर है। देखिए यहाँ लिख करके दिखा दिया है, कार्बन का यहाँ तो लिख ही दिया था, बेकार ऊपर लिख दिए। चलिए देखिए यहाँ पे लिख दिया सोडियम का 11 दूनी 22, 1 23 होता है, 22.9 है यानी कि इसको 23। देखिए कैसे, देखिए हाइड्रोजन 1 है तो 1 का 1, देखिए फिर से आते हैं। हीलियम का 2 है, दूसरा नंबर पे है, 2 दूनी 4, 3 है, 3 दूनी 6, 1 7 होना चाहिए, 6.9 है ना, तो इसको 7 डायरेक्ट याद रखिए, हर जगह यूज होगा 7। आ गया ये लिथियम था ना, इसके बाद बेरिलियम का 9, इसके बाद बोरेन है, बोरेन कितना नंबर पे है तो 5, 5 दूनी 10, यहाँ ये कार्बन 6 है, 6 दूनी 12, यहाँ नाइट्रोजन 7 दूनी 14, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 19, ऐसे चलते रहेगा। ये हो गया परमाणु द्रव्यमान। अब आ गया ये मोल का बात बोलता है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, 6 इतना होता है। 1 मोल का वैल्यू आपको हमेशा इतना याद रखना है। एवोगाड्रो नंबर भी यही होता है, 1 एवोगाड्रो नंबर बराबर 6.022 गुने 10 के पावर 23 होता है। अच्छा मोल कहते किसको है, जैसे देखिए किसी भी पदार्थ के परमाणु अणु अथवा आयन की निश्चित संख्या का जो व्यक्त करता है कि कै गो परमाणु है, कै गो अणु है, एकदम निश्चित फिक्स संख्या कि इतना अणु है, इतना मोल है, इतना अणुओं की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, ये फिक्स हो जाता है, तब उसको कहेंगे उस संख्या को व्यक्त करता है। यह संख्या हो जाता है 6.022 गुने 10 के पावर 23, जिसको एवोगाड्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु मोल में उपस्थित कणों को संख्या को इतना होता है। देखिए कहने का मतलब है ना, उसे ना n से डिनोट किया जाता है, n खाली नहीं, n नॉट, मतलब एवोगाड्रो नंबर को n नॉट से डिनोट किया जाता है। और एवोगाड्रो नंबर इतना होता है, एक तत्व में कितना ग्राम परमाणु की संख्या है, अणु की संख्या है, तत्वों की संख्या है, संख्या किसी चीज का पूछ दे तो इतना से आपको हो जाता है मल्टीप्लाई। आगे आते हैं, जैसे देखिए 23 ग्राम परमाणु में देखिए एक क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान या अणु का द्रव्यमान 1 मोल में बराबर होता है। अब 1 मोल कितना होता है, जैसे 23 ग्राम सोडियम 1 मोल के बराबर है। सोडियम का परमाणु भार 23, तो 23 को बोलेंगे कि 1 मोल। H2O का भार निकालिएगा तो 18, तो 18 को बोलेंगे कि 1 मोल है। तो देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन को अगर लिया तो उसको कहेंगे 1 मोल। यानी कि जैसे नाइट्रोजन 16 नाइट्रोजन लेते हैं, नाइट्रोजन का भार कितना जी, तो 7 दूनी 14 होता है ना, तो 14 को बोलेंगे 1 मोल है। कार्बन का बोलेंगे कि भार कितना जी, तो 12, 6 दूनी 12, 12 1 मोल हो गया। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। कैल्शियम का पूछेंगे कि भार कितना जी, तो आप बोलिएगा सर 20 दूनी 40 होता है, तो हम बोलेंगे 40 जो है ना 1 मोल हुआ। हम अगर वही कह देते कि 2 मोल कैल्शियम में कितना ग्राम, तो 2 मोल होगा तो 40 दूनी 80, 3 मोल होगा, यानी कि 40 जो भार रहता है ना, जो भी उसका वेट दिया हुआ है वो 1 मोल होता है। अब उस वेट को दुगना, तिगना, चौगना कीजिएगा, उतना मोल हो जाएगा। दुगना कीजिएगा तो 2 मोल, तिगना 3 मोल, चौगना 4 मोल। ये तो आप पे डिपेंड करता है कि कितना मोल पूछा है। चलिए अब यहाँ से चैप्टर परमाणु संरचना एकदम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1803 में परमाणु सिद्धांत को प्रतिपादित किया। देखिए परमाणु के बारे में सब बता रहे थे कि परमाणु आखिर है कैसा, गोल है, लंबा है, तिरछे है या त्रिकोण है, वर्ग है, आखिर है कैसा परमाणु। तब इस बात के लिए सबसे पहले डाल्टन ने 1803 में परमाणु पे सर्च किया। अब देखिए
अब इसके अनुसार बोला कि परमाणु 3 कणों से मिलकर बना होता है। नहीं, देखिए सबसे पहले ये बात जानते हैं, 1803 में डाल्टन साहब क्या किए थे कि परमाणु को तोड़ रहे हैं, जो तोड़ रहे हैं छोटा छोटा कण में, और तोड़ते तोड़ते एक बार ऐसा स्थिति आया कि एकदम सुई का नोक के 10,000वां भाग इतना छोटा हो गया। तब जाकर के ये बोले कि अब ये सबसे छोटा हो गया परमाणु, अब इससे छोटा नहीं हो सकता है। एक मिनट, हाँ देखिए, ये डाल्टन साहब क्या बोले कि ये सब परमाणु है ना, इससे छोटा कोई कण नहीं है, सबसे छोटा कण है। ये बेचारे तोड़ते तोड़ते थक गए होंगे। तब 1803 में तो परमाणु मॉडल दिए, और 1808 में बोले कि परमाणु अविभाज्य कण है, अविभाज्य कण है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। बेचारे तोड़ते तोड़ते थक गए होंगे, तब जाकर के बोले परमाणु अविभाज्य है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। लेकिन हम लोग ये तो बोल दिए कि परमाणु के अंदर कुछ नहीं है, अब इसको नहीं तोड़ सकते हैं, परमाणु सबसे छोटा कण है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग बहुत सारा कण को देखते हैं ना जी। जैसे देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, बहुत सारा कण के बारे में जानते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे 3 कण के हम लोग जाने कि परमाणु 3 कणों के मिलकर के बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। आगे आइए परमाणु के बारे में जानते हैं। देखिए परमाणु के बारे में अभी बताए थे कि छोटा से, एक मिनट तुरंत हम लोग पहुंचते हैं। हाँ देखिए, हम लोग यहाँ थे अणु और परमाणु के बारे में। देखिए अणु परमाणु के बारे में हम लोग अभी पढ़े थे कि परमाणु छोटा से छोटा कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है। लेकिन यहाँ देखना है ये दोनों में डिफरेंस क्या, दोनों में आप लोग का डिफरेंस जो मिलेगा, एक ही बात मिलेगा कि ये जो परमाणु है ना, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है कि नहीं लेता है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है, परंतु यह स्वतंत्र अवस्था में रहता है। देखिए यहाँ जो है परमाणु किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण है जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है, परंतु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। और इसका जस्ट यहाँ अपोजिट है कि यह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ये अणु कहलाता है। ठीक है, आगे आइए परमाणु के मौलिक कण जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं, तीनों कण के बारे में देखते हैं। ये तीनों कण बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रॉन का खोज आपको जे थॉमसन ने किया, खोज पूछेगा तो जे थॉमसन ने किया। ठीक, द्रव्यमान पूछेगा इलेक्ट्रॉन पे तो 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 23 kg। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, बहुत ही इंपोर्टेंट है। आवेश पूछे तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। और जो इसका आवेश होता है, देखिए इसका भी द्रव्यमान अलग, लेकिन आवेश जो है नहीं दिया है। आवेश इसका भी जो आवेश है उतना ही होता है जो उसका होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान खाली चेंज हो जाएगा। द्रव्यमान देखिए इतना हो जाएगा 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 27 kg द्रव्यमान हो जाएगा। और देखिए द्रव्यमान इसका और इसका दोनों का सेम होता है। इसका द्रव्यमान न्यूट्रॉन का भी वही होता है जो इसका होता है, और इस पे आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं। यानी कि हमको एक चीज पता चला कि इसका और फर्स्ट का प्रोटॉन का और प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है सेम रहेगा, और प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का जो दोनों का द्रव्यमान है वो सेम रहेगा। ठीक, अब देखिए खोज, देखिए प्रोटॉन का खोज कौन किए थे तो गोल्डस्टीन साहब, लेकिन आपको देगा ज्यादातर देगा रदरफोर्ड, क्योंकि गोल्डस्टीन साहब थे ना
प्रोटॉन का खोज तो कर दिए थे लेकिन दुनिया के सामने ला नहीं पाए, इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाए। लेकिन रदरफोर्ड साहब 1919 में जब जालियांवाला बाग कांड हो रहा था उस समय प्रोटॉन के बारे में दुनिया को डिटेल बता रहे थे। इसलिए प्रोटॉन का खोज जब भी पूछेगा तो रदरफोर्ड ही टिक लगाना है। अगर गोल्डस्टीन ऑप्शन में है तो ही उस पर सोचना है, वरना ऐसे नहीं सोचना है। चलिए आगे आते हैं। रदरफोर्ड का नाभिकीय संलयन। देखिए रदरफोर्ड क्या किए थे। रदरफोर्ड का नाभिकीय संलयन में ज्यादा नहीं हम लोग को जानना है, बस इसमें ये जानना है कि पढ़ देते हैं एक बार तो हम बोलेंगे। देखिए बोला कि थॉमसन द्वारा प्रस्तुत परमाणु स्वरूप को स्वीकार करते हुए रदरफोर्ड ने अपने परमाणु, देखिए रदरफोर्ड साहब क्या बोले कि जो बात बोले हैं जे थॉमसन साहब, जे थॉमसन ने 2 थ्योरी दिया था, बटरमेलन थ्योरी। कहे थे जे थॉमसन कि जिस तरह से बटरमेलन मतलब तरबूजा होता है ना, उसको बीच से काटिएगा ना तो देखिए तरबूजा ऐसे गोल रहेगा और इसमें पूरा एकदम लाल वाला भाग बढ़ा रहेगा और बीच में कहीं कहीं काला वाला भाग रहेगा। देखिए ऐसे काला वाला भाग रहेगा, दिख नहीं रहा है, ये काला वाला भाग बनाते हैं। देखिए ये कहें कि ये बीज है, ये बीज है, ठीक। और इसी को दे दिए थ्योरी बोल दिए। कौन सा थ्योरी? तो तरबूजा थ्योरी। क्या है कि इसमें काला वाला भाग जो है आपको इलेक्ट्रॉन रहेगा और नहीं इलेक्ट्रॉन नहीं प्रोटॉन रहेगा, और जो बीज है काला वाला भाग है वो आपको इलेक्ट्रॉन, और बीज का कोई स्थान नहीं होता है। देखे हैं बटरमेलन यानी कि तरबूजा में बीज कहीं भी हो सकता है, तो जब कहीं भी हो सकता है यानी कि कोई इसका स्थान ही नहीं है, वही ये बोल रहे हैं। आगे देखिए परमाणु में इलेक्ट्रॉनों से घिरे केंद्र में प्रोटॉन का एक छोटा सा परंतु भारी नाभिक होता है। देखिए रदरफोर्ड साहब क्या किए थे, ये पतले स्वर्ण पत्थर पे अल्फा कण से आघात कराएं, तो इन्होंने पाया कि कुछ जो अल्फा रे है पत्थर को भेद करके पार कर जाता है और कुछ अल्फा रे तिरछे होकर के कुछ एंगल के साथ इधर उधर गुजर जाता है। तथा 10,000 में एक ऐसा भी अल्फा कण था कि जितना तेजी से गया उतना ही तेजी से सेम लाइन से गुजर गया, यानी कि रिटर्न आ गया। तो ये निम्नलिखित 3 निष्कर्ष पे पहुंचे थे। ये क्या 3 निष्कर्ष पे? ये बोले कि लगता है कि परमाणु जो है ना इसका अधिकांश भाग जो है खोखला है, खोखला, अधिकांश भाग खोखला है। और बोले कि लग रहा है कि बीच में कोई हैवी पॉजिटिव, चूंकि अल्फा रे दे रहे हैं ना और अल्फा पे पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है अल्फा पे, तो अगर पॉजिटिव मिल जाता तब तो दोनों में कुछ देर रहता, लेकिन जितना स्पीड से गया उतना ही स्पीड से रिटर्न आ गया। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज है ही, लेकिन पॉजिटिव के साथ कोई एक्स्ट्रा पॉजिटिव है यहाँ पे, यानी कि प्रोटॉन को, यहाँ पे प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन उसको सपोर्ट कर रहा है। इसी को ये बोले नाभिक, नाभिक या केंद्रक। तो पूछेगा कि नाभिक का खोज कौन किया? तो रदरफोर्ड ने। और इन्होंने क्या बोला कि इर्द गिर्द में कौन सा चार्ज है? निगेटिव चार्ज घूम रहा है, बीच में एक्स्ट्रा पॉजिटिव है, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अभी ये नहीं बताए हैं कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा गोल गोल। चलिए आगे आते हैं। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का दोष भी पूछ रहा था। इन्होंने क्या किया था कि परमाणु के इस मॉडल का सबसे महत्वपूर्ण त्रुटि अस्थायी संबंधित था। देखिए ये बोले थे ना कि परमाणु जो है इसका स्थायित्व है, लेकिन जो कि गलत बात है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल यह स्पष्ट नहीं कर पाता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। बोले ना कि ये नहीं बताया कि इलेक्ट्रॉन चारों ओर घूम रहा है, ये बताया कि लग रहा है ना कि परमाणु के इर्द गिर्द में कोई निगेटिव चार्ज है, बस यही बात बोले थे। क्लीन नहीं किए कि इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, ठीक। अब देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल का आधार इसके परमाणु स्पेक्ट्रम रेखाओं के निर्माण की व्याख्या करना चाहिए। ये जो है ना स्पेक्ट्रम पे नहीं दिखाया जा सकता था इनका परमाणु मॉडल का, यही इनका ये 3 गो डिमेरिट आता है। इसलिए प्लांक का एक नियतांक आया जो कि एकदम शॉर्ट में जानना है, सबसे ज्यादा यहाँ बोर का मॉडल जानना है। आगे देखिए
यह सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु से प्रकाश और ऊष्मा की किरण ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण नहीं सतत नहीं होता, लगातार नहीं होता है, बल्कि असतत रुक रुक के होता है, धीरे धीरे ऊर्जा का ग्रहण होता है, जिसको बोलते हैं छोटे छोटे पैकेट के रूप में जमा कर दिया जाता है, जिसे बोलते हैं अ बिल्डिंग ऑफ मास, इसी को बोलते हैं। यानी कि एक फॉर्मूला दिए थे, E बराबर एनर्जी बराबर एच न्यू, इसको न्यू पढ़ा जाता है विकिरण की आवृत्ति, और ये है प्लांक नियतांक, ये है प्लांक नियतांक। E बराबर क्वांटम में कितना ऊर्जा है वो शो करता है। ठीक, इसके बाद आते हैं बोर का परमाणु मॉडल, जो कि बहुत ही अच्छा है। देखिए नील्स बोर साहब ने क्वांटम सिद्धांत को लेकर के एक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, जिसे बोर का परमाणु मॉडल जानते हैं। देखिए इसमें कहा कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे एक यहाँ है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर काट रहे हैं, देखिए चक्कर काट रहे हैं, और ये कक्षा का नाम दिए, ये पहला को के एल एम एन लगातार ऐसे डॉट 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 नाम दे दिए, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, चौथा कक्षा, ये नाम दे दिए। और एक बात ये और बोले कि जितना कक्षा में ऐसे बढ़ेगा ना, तो हर कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना है उसके लिए एक फॉर्मूला दिए 2n², ये फॉर्मूला दिए थे। अब देखिए पहला कक्षा में यानी कि k में आपको पूछना होगा, तो k में फॉर्मूला लिख दीजिए 2n², और k पहला है ना, तो n का वैल्यू 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 2 गुने 1 कितना हो गया 2 हो गया। दूसरा कक्षा यानी कि l में निकालना होगा, तो 2n² फिर कीजिए, और 2n² करने के बाद 2 गुने 2 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 2 हो गया, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी l में हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। यही l के बाद अगर आपको पूछना है m में, तो इसका भी फॉर्मूला हो जाएगा 2n², 2 गुने 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 2 जा 18 होता है, यानी कि तीसरा में 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 8 18, और अगला में निकालेंगे, इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, अब देखिए यही बात बोला है कि ये नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाला इलेक्ट्रॉन अनिश्चित कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाते हैं, बल्कि कुछ चुनी हुई कक्षा में गोल गोल, जैसे पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरा कक्षा, जैसे सूरज के चारों तरफ कैसे पृथ्वी चक्कर लगा रहा है, वैसे ही यहाँ भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। आगे देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी स्थिर कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इस क्रिया में उसे ऊर्जा का कमी होता है। देखिए क्या होता है, और एक पॉइंट पढ़ लेते हैं तब बताते हैं। कुछ ऊर्जा का अवशोषण करके इलेक्ट्रॉन नाभिक के किसी निकट वाली, देखिए क्या होता है, थोड़ा यहाँ बताते हैं। देखिए ये बात बोला ना कि जैसे यहाँ पे 1 कक्षा, 2 कक्षा, 3 कक्षा, देखिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कक्षा में चक्कर लगा रहा है, तब क्या होगा कि इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, तो K L M N ऐसे जाएगा ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ है, इलेक्ट्रॉन यहाँ है, यहाँ जाना चाहता है, यहाँ है, यहाँ जाना चाहता है, यहाँ से यहाँ, तो कहेंगे कि देखिए ये बड़ा वाला घर में है, छोटा आदमी बनना चाहता है, यानी कि अंदर जाना चाहता है इस कक्षा में। आप ही समझिए कि कोई बड़ा आदमी छोटा होना चाहेगा, क्या करेगा वो, क्या करेगा, पैसा के बिगाड़, पैसा को खर्चा कर देगा, पैसा को बुढ़ा देगा, दारू पी जाएगा, जो करना है सो करेगा, तब ना छोटा बनेगा। और छोटा को बड़ा बनना है तो खूब मेहनत करेगा, खूब पैसा कमाएगा। तो देखिए अगर इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से भीतरी कक्षा में जाना चाहता है, यानी कि बाहर से जब भीतर में जाना चाहता है इलेक्ट्रॉन, तो ये बड़ा से छोटा बनना चाहता है, तो ऊर्जा का लॉस करेगा। क्या करेगा, लॉस, घटेगा, ऊर्जा का खत्म करेगा कुछ अपने पास, तब जाकर के ये अंदर वाला में जाएगा। लेकिन वही
वही इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा से बाहरी कक्षा में जाना चाहता है, तब क्या करेगा, ऊर्जा का गेन करेगा, लेगा किसी से, पैसा कमाएगा, तब ना बड़ा आदमी बनेगा। ठीक, ये बात समझ में आ गया होगा। और देखिए इस कक्षा में संवेग के लिए एक फॉर्मूला दिए थे, जो कि एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप एकदम रट जाइएगा कि इस कक्षाओं में कोणीय संवेग का मान जो है ना h/2 पाई होता है, कोणीय संवेग का मान। और इसके लिए एक फॉर्मूला दिए थे nh/2 पाई, mvr बराबर nh/2 पाई, ये होता है nh/2 पाई, जहाँ की m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये जो है थीटा जो है इलेक्ट्रॉन का वेग, r जो है इलेक्ट्रॉन का त्रिज्या, तथा n जो है संख्या, और h जो है प्लांक नियतांक है, और पाई को तो जान ही रहे हैं, n कोष की संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब परमाणु संख्या पे चलते हैं। परमाणु संख्या आप लोग को पता है, ये नहीं जानने की जरूरत है। परमाणु हाइड्रोजन के 1, हीलियम का 2, लिथियम का 3, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम का 4, नाइट्रोजन का 7, ये परमाणु संख्या है। इसमें कुछ नहीं जानना है, याद रखिए, वही काफी है। द्रव्यमान भी बता चुके हैं, ऐसे द्रव्यमान निकालना है, न्यूट्रॉनों का योग न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, ऐसे डायरेक्ट याद है तो ज्यादा बेटर है। A बराबर 1 से सूचित करते हैं द्रव्यमान संख्या को, और Z से सूचित करते हैं, जो इससे पहले परमाणु संख्या था उसको Z से सूचित करते हैं। तो A यानी कि परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अब आगे देखते हैं परमाणु परमाणिक प्रतीक को दिखा रहा है, वो तो पहले ही हम बता चुके हैं कि देखिए अगर X कोई तत्व है, इसके ऊपर जो है यहाँ परमाणु द्रव्यमान हमेशा लिखाएगा, परमाणु द्रव्यमान, और यहाँ जो है परमाणु संख्या लिखाएगा। यहाँ बोलेंगे एटॉमिक नंबर, और यहाँ हो जाएगा एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, यानी कि ऊपर हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान संख्या, नीचे हो जाएगा Z, जिसको बोलते हैं परमाणु संख्या। देखिए बोर-बेरी योजना, बोर-बेरी क्या है, तो एक तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में जो चक्कर लगाता है, तो लगाने वाला इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था बताने के लिए बोर-बेरी थ्योरी दिए थे। अब देखिए किस तरह का थ्योरी, ये बोले थे कि किसी परमाणु के विभिन्न कक्षा में, एक कक्षा में नहीं, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। अभी आप लोग को बोले हैं कि एक कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए 2n² फॉर्मूला होता है, जो कि देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख दिया है, कहाँ लिखा है 2n²। अब किस कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है उसके लिए आप निकाल सकते हैं। पहला कक्षा तो यहाँ 1 रखिए, दूसरा कक्षा 2 रखिए। आगे चलते हैं, देखिए ये सब सिंपल बात है, ये सब बता चुके हैं। और भी बोल रहा है कि सबसे बाहरी कक्षा में 8 से अधिक नहीं हो सकता है इलेक्ट्रॉन। बोर-बेरी का यही डिमेरिट था। ये बोले थे ना कि पहला कक्षा में 2, फिर 8, और 8 करते चल जाइए। लास्ट कक्षा में जो लास्ट जैसे यहाँ है 8 से ज्यादा 9 नहीं हो सकता है कभी, समझे, ये इनका कहना था, यही तो डिमेरिट था। बहुत सारा कक्षा में 2, 3, 4, 9, 10 ऐसे भी बच जाता है, जो कि इनका 1 से 20 तक निकालिएगा ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तब इनका सही आएगा, एकदम सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला आप देख सकते हैं वीडियो, और नहीं तो और भी वीडियो हम लोग बना देंगे। आगे देखिए यहाँ कक्षा के बात अभी बोले हैं, कक्षा कैगो होता है जी, तो आप अभी आपको बताए हैं कि कक्षा होता है K L M M N ... एक कक्षा होता है। कौन कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है वो भी बता दिए हैं। और उप कक्षा किसे कहते हैं, उप कक्षा बोलते हैं S P D F को। S में 2, P में 6, D में 10, F में 14 को इलेक्ट्रॉन रहता है। आगे देखिए
उप कक्षा का बात अभी भी बताए थे। इलेक्ट्रॉन रहता है एस पी डी एफ, एस में 2, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 कक्षा रहता है। ठीक, एस पी डी एफ ये उप कक्षा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अब निकालने के लिए बोल रहे हैं। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको सिखाते हैं। जैसे देखिए ये तो अफबाहु वाला हो गया, हम सिंपल वाला जैसे 11 का बनाना है तो पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, 8 2 10 और 1 11। 9 का निकालना है तो पहला में 2, दूसरा में 7, यानी कि पहला कक्षा में यानी कि पहले सबसे पहले 2 लिखना जरूरी है। अगर 2 से कम है तो 1 लिखिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम में 3 होता है। तो पहला में 2 से ज्यादा बढ़ाना नहीं है। अगर जैसे हमको 9 लिखना था तो पहला में 2, बाद में 7, अगर और भी बच जाता जैसे 11 था तो 2 और दूसरा में 8 से भी ज्यादा नहीं भरना है, ना कि 9 कर दीजिए, नहीं। दूसरा में ये 1 से 20 तक यही पोरपेरी तो बोले थे कि पहला कक्षा में 2 हमेशा 2 से ज्यादा नहीं, कम हो सकता है। और दूसरा में 8, तीसरा में 8, ऐसे ऐसे कर करके तो 1 से 20 तक निकालिएगा तो आपको सही सही आएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबेरी सिद्धांत से। आगे आइए संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन का बात करते हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना हो ना सबसे अंतिम में अंतिम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे आप बोलिएगा 2 8 2, अंतिम में 2 है जी तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। 2 8 7 तो ये 7 हो जाएगा। ये दो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। ये क्या होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और अंतिम कक्षा को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बाकी बच गया सबका जोड़ दीजिएगा तो वो हो जाएगा आपको कोर इलेक्ट्रॉन। यानी कि 2 को छोड़ दिए ना तो जो बच गया क्या बचा, 8 2 10, ये आपका हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन। ये 8 2 10 हो जाएगा कोर इलेक्ट्रॉन और ये लास्ट वाला हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। आगे आइए, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए यहाँ करके बताया, मैग्नीशियम को 12 था, 8 2 10 और 2 12, तो लास्ट में 2 बचा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और शुरुआत का यानी कि लास्ट वाला को छोड़ के बाकी सबका जोड़ा तो 10 आ गया, 10 हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। आइए तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं रासायनिक गुण में संबंध। देखिए संबंध क्या है, बोला कि संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा परमाणु में उपस्थित अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होता है। जैसे ही संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालिएगा ना तो उसमें ऊर्जा परमाणु, देखिए जैसे जैसे आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है ना, आप समझ जाइए कि जो तत्व है उसका परमाणु संख्या बढ़ रहा है। संख्या बढ़ रहा है यानी कि आकार बढ़ रहा है, यानी कि उसका हैवीनेस बढ़ रहा है। वही बोल रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा परमाणु की उपस्थिति में अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होता है तथा परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों द्वारा उस तत्व का संयोजकता निर्भर की जाती है। जैसा संयोजी इलेक्ट्रॉन है, ठीक। और समानता क्या पाया जाता है कि इसका रासायनिक गुण जो है ना वो दोनों का समान होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन का। आगे ये किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या और सारणी में उस तत्व के वर्गों की संख्या के बराबर होती है। चलिए आगे चलते हैं। और चलिए यहाँ तक आते हैं, आप बाहु का कल देखेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन का महत्व, क्या महत्व है, वो रहा कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु संयोजी इलेक्ट्रॉन। चलिए बस करते हैं आज के लिए इतना ही, कल से इसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए पूरा करेंगे। चलिए थैंक यू।